हाँ स्टूडेंट्स, कल अपन एनएलएम पढ़ रहे थे। इक्विलिब्रियम की हमने बात की थी, कुछ क्वेश्चंस भी हमने इक्विलिब्रियम पर किए थे। एक क्वेश्चन और देख लीजिए। मान लीजिए ये आपके पास कोई इनक्लाइंड प्लेन विच इज मूविंग विद एन एक्सेलरेशन ए नॉट। यह कोई स्मूथ सरफेस है। ए ब्लॉक ऑफ मास m इज एट रेस्ट। कोई ब्लॉक है m मास का, वो रेस्ट में है इसके ऊपर। ये स्मूथ सरफेस है, फिर भी ब्लॉक रेस्ट में है। ओके, ब्लॉक सॉरी ऑन रेस्ट, ब्लॉक एट रेस्ट on smooth inclined plane. Then find the acceleration of inclined plane and also find force exerted by inclined plane on block। देखो इक्विलिब्रियम का केस है, ब्लॉक रेस्ट में है। अगर हम इसका फ्री बॉडी डायग्राम देखते हैं देन हम कह सकते हैं इस ब्लॉक पर एक वेट लगेगा नीचे को mg डाउनवर्ड, एंगल थीटा। इस एक्सेलरेशन के कारण इसके जस्ट अपोजिट इस पर एक शूडो फोर्स लगेगा। एंड थर्ड क्या है, नॉर्मल डायरेक्शन n। ये एंगल थीटा है तो ये 90 हो जाएगा, ये 90 माइनस थीटा, ये वापस से थीटा। इसको अगर मैं ऊपर बढ़ा दूं तो ये भी एंगल थीटा है। अब देखिए तीन फोर्सेज हैं, 3 फोर्सेज आर इन इक्विलिब्रियम। या तो आप इसे कंपोनेंट में ब्रेक कर लीजिए या लामीज थ्योरम लगा दीजिए। कंपोनेंट में ब्रेक करें तो किसको करें? अमूमन हम जब मोशन देखते हैं, ध्यान देना, जब मोशन देखते हैं तो हम टोटल फोर्सेस 2 कंपोनेंट में ब्रेक करते हैं, एक अलोंग द इंक्लाइंड, एक परपेंडिकुलर इंक्लाइंड। उस सेंस से हमें ma0 और mg दोनों ब्रेक करने पड़ेंगे। लेकिन इक्विलिब्रियम में है, आप किसी भी डायरेक्शन को ले सकते हैं, जरूरी नहीं इन 2 को करें। अकेले n को भी ब्रेक कर सकते हैं क्योंकि यह मोशन तो है नहीं। इस n को ब्रेक करेंगे, एक कंपोनेंट मिलेगा n cos थीटा और ये मिलेगा n sin थीटा। आप कह सकते हैं n cos थीटा इक्वल टू क्या है, mg। n क्या है, फोर्स एक्सर्टेड बाय इंक्लाइंड प्लेन ऑन ब्लॉक। तो आप लिख सकते हैं n इक्वल टू mg बाय, मतलब mg sec थीटा आपके पास क्या हो जाएगा, फोर्स हो जाएगा। मेरी बात क्लियर? कोई कंफ्यूजन? नेक्स्ट देखिए, अगर एक्सेलरेशन की बात करते हैं तो इन दोनों को देख लीजिए, n sin थीटा बाय n cos थीटा इक्वल टू n sin थीटा इज इक्वल टू ma0 और n cos थीटा इज इक्वल टू mg। तो आपके पास क्या हो गया, a0 इक्वल टू g tan थीटा हो। मेरी बात क्लियर? एक्सेलरेशन ऑफ इंक्लाइंड प्लेन इन दिस केस शुड बी a0 इक्वल टू g tan थीटा। मेरी बात क्लियर? ये आपके पास एक और इक्विलिब्रियम का क्वेश्चन हो गया। तो जब भी इस तरह से इक्विलिब्रियम के क्वेश्चन आएंगे आपको उसे इसी मेथड से निकालने होंगे। मेरी बात क्लियर? नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आपके पास इंपॉर्टेंट पार्ट आता है इस चैप्टर का, वो है एप्लीकेशन ऑफ सेकंड लॉ। एप्लीकेशन ऑफ सेकंड लॉ में देखिए, एप्लीकेशन ऑफ सेकंड लॉ, सेकंड लॉ क्या है आपके पास, फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। सेकंड लॉ आपके पास है फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। ये नेट फोर्स है। नेट फोर्स का मतलब यहां क्या होगा, आप ऐसा भी लिख सकते हैं, ma वेक्टर इक्वल टू फोर्स अलोंग एक्सेलरेशन माइनस फोर्स अपोजिट टू एक्सेलरेशन।
राइट। मान लो आपके पास कोई ब्लॉक है M, इस पर दो फोर्स लग रहे हैं, एक F1 और एक F2, और कह दिया कि F1 इज ग्रेटर देन F2 है। तो मैं इस बॉडी के फ्री बॉडी डायग्राम की बात करूंगा। नीचे को क्या लगा, इसका वेट mg, ऊपर को क्या लगा, नॉर्मल n। आप कह सकते हैं जितना फोर्स अपवर्ड है उतने डाउनवर्ड होगा, तो n इक्वल टू क्या होगा? कोई कंफ्यूजन? अगर यहां से मैं एक्सेलरेशन की बात करूं, ग्रेटर फोर्स की तरफ एक्सेलरेशन होगा, तो आप लिख सकते हैं मास इनटू एक्सेलरेशन इक्वल टू, एक्सेलरेशन की डायरेक्शन में फोर्स क्या है, F1, एक्सेलरेशन के अपोजिट फोर्स क्या है, F2। तो आप लिख सकते हैं एक्सेलरेशन इक्वल टू F1 माइनस F2 बाई क्या हो गया? मेरी बात क्लियर? एक्सेलरेशन क्या होगा, F1 माइनस F2 बाई m हो जाएगा। कोई कंफ्यूजन? नेक्स्ट देखिए, मान लीजिए आपके पास कोई ब्लॉक है, और एग्जांपल देख लो, ये रहा, यहां पर फोर्स F है और उसने कह दिया कि बॉडी एक्सेलरेट हो रही है इस डायरेक्शन में। ये एंगल आपको थीटा दिया है। क्वेश्चन में गिवन है कि बॉडी एक्सेलरेट अलोंग हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। ओके, इन दिस केस आप कह सकते हैं ये क्या होगा, F cos थीटा। अपवर्ड डायरेक्शन में क्या हो गया, F sin थीटा। डाउनवर्ड क्या लगा इस पर, mg, और अपवर्ड क्या लग गया, नॉर्मल डायरेक्शन n। क्लियर? पता है फोर्स इस डायरेक्शन में, एक्सेलरेशन इसी डायरेक्शन में क्वेश्चन में गिवन है, तो उस केस में आपको a की वैल्यू डिफाइन करनी है और नॉर्मल डिफाइन करना है। ओके, अपवर्ड दो फोर्स लग रहे हैं, आप लिख सकते हैं n प्लस एफ साइन थीटा इक्वल टू mg। आप लिख सकते हैं n इक्वल टू क्या होगा, mg माइनस एफ साइन। कोई कंफ्यूजन? हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में बॉडी मोशन कर रही है, तो मोशन के लिए क्या हो गया, मास इनटू एक्सेलरेशन इन द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन फोर्स क्या है, F cos थीटा। तो A इक्वल टू क्या होगा, F बाई m। कोई कंफ्यूजन? क्लियर? नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट और क्वेश्चन देखिए। मान लो ये कोई ब्लॉक है आपके पास, इस पर ऊपर को फोर्स लग रहा था, ये क्या है, 2 kg, ऊपर को 40 न्यूटन फोर्स लग रहा है। अब इसका एक्सेलरेशन पूछेगा तो आप क्लियर बता सकते हैं ना कि नीचे को क्या लगा, 22g वेट, तो एक्सेलरेशन तो ऊपर को ही होगा ना, क्या होगा, 2a इक्वल टू 40 माइनस 20। कोई कंफ्यूजन तो नहीं है ना? एक्सटर्नल फोर्स अपवर्ड दिया था कितना, 40 न्यूटन, डाउनवर्ड इसका वेट लगा, तो एक्सेलरेशन आपके पास क्या हो गया, 10 मीटर पर सेकेंड। लेकिन अगर आपके पास ऐसे कोई फोर्स आ जाता है, मान लीजिए बॉडी का ऊपर एक फोर्स लग रहा है कुछ इस तरह से, मान लो ये कोई बॉडी है, ये 2 kg इसका वेट है, इस पर इस डायरेक्शन में एक फोर्स लगा है 100 न्यूटन, इस डायरेक्शन में एंगल इसका 53 डिग्री। देन फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक। ओके, इस केस में बहुत सारे स्टूडेंट गलती करते हैं, और गलती क्या करते हैं, वो इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे कुछ ऐसा और उसमें रिजल्ट निकाल देंगे। इस तरह से फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। ये 2 kg पर क्या था, 100 न्यूटन फोर्स था, नीचे को इसका वेट लगा 20, ऊपर को नॉर्मल लगा n, इस 100 का इधर एक कंपोनेंट आ गया क्या, 100 cos 53, और अपवर्ड कितना आ गया, 100 sin 53। cos 53 क्या होता है, 3/5, मतलब 3/5 60 न्यूटन, और sin 53 4/5 मतलब 80 न्यूटन। और बड़े मजे से वो एक्सेलरेशन निकाल देते हैं इस डायरेक्शन में।
जो गलत हो जाता है। क्यों? आप गौर से देखिए 80 न्यूटन इस 20 से ज़्यादा है, इसका मतलब नॉर्मल क्या हो जाएगी? 0। क्यों 0 हो जाएगी? ये नॉर्मल लगेगी ही नहीं। क्यों नहीं लगेगी? बिकॉज अपवर्ड फोर्स इस पर क्या था? 0 था। अपवर्ड फोर्स इस पर कितना था? 80 न्यूटन था। डाउनवर्ड कितना था? 20। तो अपवर्ड वाला इसे ऊपर लिफ्ट कर लेगा। इसका मतलब बॉडी के पास दो एक्सेलरेशन होंगे, एक अपवर्ड डायरेक्शन में होगा, एक हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। कोई कंफ्यूजन? आप लिख सकते हैं हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में क्या होगा? मास इनटू एक्सेलरेशन इक्वल टू हॉरिजॉन्टल फोर्स क्या है? 60। तो AX आपके पास होगा 30 मीटर पर सेकेंड। ऐसे ही अगर मैं अपवर्ड डायरेक्शन की बात करूं तो यहां से 2AY अपवर्ड फोर्स आपके पास क्या है? 80 न्यूटन और माइनस डाउनवर्ड क्या है? 20। देन आप लिख सकते हैं AY इज आल्सो 30 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इट मीन्स बॉडी हैव टू एक्सेलरेशन अलोंग टू परपेंडिकुलर डायरेक्शंस। ओके, एक तो x में है और दूसरा y में है, विच आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड, देयरफॉर रिजल्टेंट विल बी A एट एन एंगल 45। क्योंकि दोनों कंपोनेंट सेम है तो एंगल क्या होगा? 45। अब लिख सकते हैं A इक्वल टू क्या हुआ? AX स्क्वायर प्लस AY स्क्वायर का रूट, दोनों सेम है तो 30√2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आपके पास क्या आ जाएगा? इसका एक्सेलरेशन मिल जाएगा। मेरी बात क्लियर? कोई कंफ्यूजन? तो आपके पास इस तरह का क्वेश्चन आए तो उसे आपने कुछ इस तरह से डिफाइन कर लेना है। ओके, मैं 2 मिनट इस फोर्स के एप्लीकेशन को रोकूंगा। मेरे माइंड में अभी एक इक्विलिब्रियम का क्वेश्चन आया है, मैं चाहता हूं आपको करवाया जाए और आप कोशिश करना वीडियो को रोक करके उस क्वेश्चन को पहले खुद निकालना। ओके, ट्राई करना, उसके बाद फिर इसके सॉल्यूशन को देखना। एक बार वीडियो पॉज कर लेना, आपके अभी कंटिन्यू रहने दो। ये आपके पास कोई ब्लॉक है, कोई बॉक्स है, ये आपके पास x एक्सिस और y एक्सिस है और ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन g y के नेगेटिव है। कोई बॉल है आपके पास यहां पर, राइट, और उस बॉल का मास है 2 kg, राइट। इफ द वेलोसिटी ऑफ बॉक्स is given as v vector equal to 12t I cap plus t square j cap, then find the force exerted by box on ball at t equal to 1 second। आपको बॉल दी है, इक्विलिब्रियम में है, राइट। ये ऊपर वाली डायरेक्शन y है, ये x है, ग्रेविटी नीचे को लग रही है मतलब नेगेटिव y में है, राइट। उसने कहा है कि इफ द वेलोसिटी ऑफ बॉक्स इज 12t I cap plus t square j cap, then find the force exerted by block on ball at t equal to 1 second। ओके, अब आप यहां वीडियो पॉज करके एक बार इसका क्वेश्चन निकाल लें, फिर ये इसका सॉल्यूशन देखें जो मैं अभी आपको करा रहा हूं। देखिए, इस गिवन वेलोसिटी से अपन बॉक्स का एक्सेलरेशन देखेंगे और जब आप बॉक्स का एक्सेलरेशन देखोगे तो एक्सेलरेशन क्या आएगा भाई? ए वेक्टर इक्वल टू dv वेक्टर बाय dt। क्या आ गया? 12t का 12i कैप, t स्क्वायर का 2t और t इक्वल टू 1 सेकेंड पर आप देखेंगे तो एक्सेलरेशन क्या है? 12i कैप प्लस 2। कोई कंफ्यूजन? इसका मतलब इसके दो एक्सेलरेशन है, एक x में है और दूसरा जिससे रिजल्ट कुछ इधर हो।
Acceleration has two component, one is along x, second is along y. Then आप इस पोर्शन पर जब बॉल के लिए देखेंगे तो यहां पर देखो इस पॉइंट पर इस सरफेस ने बॉल पर इधर को नॉर्मल लगाया क्या nx. Due to this acceleration, a pseudo force is acted on ball in the opposite direction max. Weight of ball is downward और इस सरफेस के कारण नॉर्मल exerted in upward direction ny. And due to this acceleration, a pseudo force may is also acted on ball. In equilibrium, x एक्सेस में नेट फोर्स क्या हुआ nx इक्वल टू max. m इज इक्वल टू 2 और a इक्वल टू 12 हो तो 2 इंटू 12 और 24. कोई कंफ्यूजन? ny देखें, ny इज इक्वल टू mg प्लस ax. m कितना है 2 इंटू 10 प्लस 2, ये भी कितना हो गया 24. तो आपके पास दोनों इक्वल हो जाएंगे तो रिजल्टेंट इधर होगा n. दोनों इक्वल हैं तो रिजल्टेंट ईच के साथ 45 डिग्री एंगल बनाएगा. आप लिख सकते हैं nx स्क्वायर प्लस ny स्क्वायर का रूट. तो आप लिख सकते हैं 24√2 न्यूटन आ जाएगा. मेरी बात क्लियर? कोई कंफ्यूजन? नेक्स्ट देखिए, ये एक इक्विलिब्रियम का क्वेश्चन था, मैंने बीच में रोककर आपको बताया है. ओके, नेक्स्ट देखिए. हाँ, हम बात कर रहे थे मोशन की वहां पर. ओके, लॉज ऑफ मोशन के सेकंड लॉ के एप्लीकेशन की बात चल रही थी हमारी. एप्लीकेशन में मैंने आपको एक सिंपल सी बात बताई है कि बॉल पर जब बॉडी पर कोई हॉरिजॉन्टल फोर्स है तो एक्सेलरेशन हॉरिजॉन्टल होगा. किसी एंगल पर है तब तक आपको केवल हॉरिजॉन्टल नहीं लेना जब तक गिवन हो, अदरवाइज वर्टिकल को भी चेक कर लेना है कि एक्सेलरेशन है या नहीं है. मेरी बात क्लियर? नेक्स्ट देखिए. अब ऐसे ही एक क्वेश्चन है, मान लीजिए ये कोई एक स्ट्रिंग है, इस पर कोई मंकी है, m मास है इसका, ये ऊपर को जा रहा है किसी एक्सेलरेशन a से. देन फाइंड द टेंशन इन स्ट्रिंग. एक दूसरी स्ट्रिंग हो सकती है, एक मंकी है वो a एक्सेलरेशन से नीचे जा रहा है, फाइंड द टेंशन इन स्ट्रिंग. क्लियर? अब देखिए यहां पर जब आप स्ट्रिंग में टेंशन देखोगे तो स्ट्रिंग में टेंशन यहां एक्शन रिएक्शन की तरह बिहेव करेगी. जब आप स्ट्रिंग को पकड़कर ऊपर की ओर चढ़ोगे तो आप क्या करते हैं, स्ट्रिंग पर एक नीचे की ओर फोर्स लगाते हैं और स्ट्रिंग उतना ही फोर्स आप पर किधर लगाएगी, ऊपर की ओर, और उसी फोर्स से आप ऊपर की ओर चढ़ोगे. अब चलते हैं, आप अर्थ पर पीछे को फोर्स लगाते हैं और उतना ही फोर्स अर्थ आप पर क्या लगाती है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में लगाती है. वही सेम कंडीशन मंकी का जब फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं, इस पर नीचे को क्या था mg, ऊपर को क्या था टेंशन. मंकी पर ऊपर को है, स्ट्रिंग पर टेंशन किधर है, डाउनवर्ड. आप पकड़कर वो ऐसे नीचे खींच रहे हैं ना, टेंशन किधर क्रिएट कर रहा है, डाउनवर्ड, और उस पर कितनी लगेगी, अपवर्ड. और एक्सेलरेशन किधर है, आप क्या लिखोगे, मास इनटू एक्सेलरेशन इक्वल टू इन द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन t माइनस इन द अपोजिट mg. तो टेंशन कितनी आ जाएगी, mg प्लस. कोई कंफ्यूजन? यहां देखें, ऊपर को टेंशन t है, नीचे को mg है, और एक्सेलरेशन नीचे को a है. तो आप क्या लिखोगे, ma इक्वल टू mg माइनस t. एक्सेलरेशन डाउनवर्ड है, टेंशन अपवर्ड है. देन आप लिख सकते हैं t इक्वल टू mg माइनस, कब, when monkey move in downward direction with an acceleration a. यहां से भी एक केस आ जाता है जब वो फ्री फॉल गिरे, फ्री फॉल गिरेगा, उस केस में क्या होगा, एक्सेलरेशन a इक्वल टू g हो जाएगा फ्री फॉल के केस. और उस केस में आप लिख सकते हैं टेंशन क्या हो जाएगी, g. और जब वो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करे, या तो वो ऊपर जाए या वो नीचे आए, उस केस में एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, 0, और टेंशन स्ट्रिंग में क्या हो जाएगी, mg हो जाएगी. मेरी बात क्लियर? और अगर एक ही स्ट्रिंग पर 2 या 3 या 4 मंकी ऊपर या नीचे जा रहे हैं, उस केस में आप कह सकते हैं नेट टेंशन क्या हो जाएगी, इंडिविजुअल के कारण जो टेंशन है उन सभी के नॉर्मल सम के इक्वल हो जाएगी. ओके,
T इक्वल टू क्या हो जाएगा, T1 प्लस T2 प्लस T3 हो जाएगा। मेरी बात क्लियर? जैसे एक क्वेश्चन देखिए, मान लीजिए आपके पास ये कोई स्ट्रिंग है और इस स्ट्रिंग पर कोई मंकी ऊपर जा रहा है, कोई नीचे आ रहा है, उनकी वैल्यू दे रखी है आपको। ये पहला है, ये दूसरा है, ये तीसरा। इसका मास था 20 kg, इसका मास था 40 kg, इसका मास था 10 kg। ये मूव कर रहा है ऊपर को 2 मीटर पर सेकंड से, ये मूव कर रहा है नीचे को कितने से, 5 मीटर पर सेकंड से, ये मूव कर रहा है ऊपर को 2 मीटर पर सेकंड। देन फाइंड द टेंशन इन स्ट्रिंग। अलग अलग के कारण टेंशन का सम हो जाएगा, राइट। इंडिविजुअल टेंशन का सम कर लेंगे। इंडिविजुअल टेंशन क्या क्या है आपके पास, किसी पर T1 लगेगी, किसी पर T2 होगी और किसी पर क्या होगी, T3। आप गौर से देखेंगे यहां रिजल्ट को, T इक्वल टू T1 प्लस T2 प्लस, पहले वाला एक्सेलरेशन से जा रहा है और डाउनवर्ड एक्सेलरेशन क्या लिखोगे, 20 इंटू जी माइनस ए। जी कितना है, 10 माइनस ए कितना है, 5। डाउनवर्ड के लिए क्या लिया था, जी माइनस ए। ये कांस्टेंट वेलोसिटी है, देखिए मीटर पर सेकंड, यूनिट देखना है आपने, मीटर पर सेकंड। तो वेलोसिटी कांस्टेंट है, एक्सेलरेशन 0, तो मैंने बताया था mg। m कितना है, 40 इंटू 10 प्लस, इसमें देखिए 10 ऊपर को जा रहा है तो क्या हो गया, g 10 प्लस a कितना है 2। तो आपके पास कितना हो गया, 20 इंटू 5 400 और प्लस 10 इंटू 12 100 प्लस 400 प्लस 120 इक्वल टू कितना हो गया, 620 न्यूटन हो जाए। मेरी बात क्लियर? तो आपने इस तरह से क्वेश्चंस इसके निकालने हैं, राइट। अब देखिए नेक्स्ट, आपके पास जब भी कोई दो ब्लॉक जुड़े हों, 2 blocks आर कनेक्टेड बाय ए स्ट्रिंग, मैंने कल भी आपको बताया था स्ट्रिंग इज ए पुलिंग फोर्स। आपके पास 2 हों या 3 हों या 4 हों, कितने भी ब्लॉक हों, व्हेन दे आर कनेक्टेड बाय ए स्ट्रिंग, तो उस केस में क्या होगा, एक्सेलरेशन क्या रहेगा, देख लीजिए। मान लीजिए आपके पास ये ब्लॉक है, दिस वन M1 M2 and M3, okay, they are connected by 3 different strings and pulled by a force F. Then find the acceleration of each block, tension T1 and T2. आपके पास फोर्स लगा है पूरे सिस्टम पर F। मैं फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊंगा, इस पर नीचे को क्या लगा, वेट, ग्राउंड के कारण ऊपर को क्या लगा, नॉर्मल। स्ट्रिंग में टेंशन क्या लगी, T1, एवरी पॉइंट पर सेम रहेगी। नीचे को क्या लगा, M2G, ऊपर को क्या लगा, नॉर्मल N2। स्ट्रिंग में टेंशन क्या है, दूसरी स्ट्रिंग थी तो T2। नीचे को वेट क्या लगा, M3G, ऊपर को नॉर्मल क्या है, N3। ओके, ईच का एक्सेलरेशन A। अब वैसे देखें, ये भी A एक्सेलरेशन से है, ये भी A से है, ये भी A से। बहुत लंबा प्रोसेस है, अगर करके देखें तो क्या प्रोसेस है, देखो इसके लिए देखें, N1 इक्वल टू M1G है, अपवर्ड कोई मोशन, हॉरिजॉन्टल A एक्सेलरेशन से मोशन है, तो नेट फोर्स मास इनटू एक्सेलरेशन इक्वल टू T1। इस बॉडी के लिए देखें, N2 इक्वल टू M2G है, हॉरिजॉन्टल देखें तो नेट फोर्स मास इनटू एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन की डायरेक्शन में फोर्स T2, एक्सेलरेशन के अपोजिट फोर्स। इक्वेशन नंबर 2, N3 इक्वल टू क्या है, M3G, तो आप इसके लिए M3A इक्वल टू एक्सेलरेशन की डायरेक्शन में फोर्स F और एक्सेलरेशन के अपोजिट फोर्स क्या है, T2। अगर हम इन तीनों को ऐड कर देते हैं तो T1 से T1 कैंसिल, T2 से T2 कैंसिल, तो तीनों को ऐड करते ही आपके पास क्या आ जाएगा, M1 प्लस M2 प्लस M3A इक्वल टू F। इसका मतलब एक्सेलरेशन क्या हो गया, F बाय M1 प्लस M2 प्लस, ये मेरे पास एक्सेलरेशन हो जाएगा। कोई कंफ्यूजन? अगर टेंशन निकालनी है T1 तो एक नंबर से देख लीजिए, क्या आ गया, T1 इक्वल टू M1A, तो T1 को क्या लिखेंगे,
m1f बाय m1 प्लस m2 प्लस m3। अगर T2 देखने हैं तो 1 और 2 को ऐड कर देंगे, तो T1 से T1 कैंसिल, तो T2 क्या हो गया m1 प्लस m2a। तो आपके पास क्या हो गया T2 इक्वल टू m1 प्लस m2 इंटू f बाय m1 प्लस। क्लियर? काफी लंबा मेथड लगा आपको, एक्सेलरेशन आ गया आपके पास टेंशन आ गई। अगर मैं इसको ऐसे ना करूं, एक सिंपल तरीके से भी करूं, सिंपल तरीका क्या होगा देखिए, मैं इस बॉडी के मोशन का एनालिसिस किया तो गौर से देखिए, इस पूरे सिस्टम को देखिए, पूरे सिस्टम के अंदर पुलिंग फोर्स चेक करें डिफरेंट पॉइंट पर। मैंने इस ब्लॉक को देखा तो इसके लिए पुलिंग फोर्स कौन है T1, मैंने लिखा T1 इक्वल टू M1A, किसको पुल कर रहा था M। मैंने यहां देखा तो ये क्या है, इतना सिस्टम लिया मैंने, इसमें T1 कैंसिल हो गया पूरे सिस्टम में, मास क्या है M1 प्लस M2, तो पुलिंग कौन हो गया T2, तो T2 क्या हो गया M1 प्लस, किसको पुल कर रहा है 2 मास। मैं इस पूरे सिस्टम को देखा तो इस पूरे सिस्टम के अंदर T1 ने T1 को कैंसिल कर दिया, T2 ने T2, पुलिंग फोर्स कौन बचा, केवल F बचा, किसको पुल कर रहा है M1 M2 M3 को। तो आप F को क्या लिख सकते हैं M1 प्लस M2 प्लस M3 इंटू A। तो यहां से A क्या आ गया F बाई M1 प्लस M2 M3। T1 क्या आ गया M1A, A की वैल्यू रखेंगे M1 F बाई M1 प्लस M2 प्लस M3। T2 क्या आ गया M1 प्लस M2A, A की वैल्यू रखेंगे तो M1 प्लस M2 F बाई M1 प्लस M2 प्लस M3 आ जाएगा। मेरी बात क्लियर? तो जिस पॉइंट पर आपको टेंशन देखनी है उससे पीछे, पुलिंग के केस में, पुलिंग में पीछे जिसको वो पुल कर रहा है और पुशिंग में आगे जिसको वो पुश कर रहा है, दो चीजें याद रखना, राइट। नॉर्मल पुशिंग फोर्स होता है तो टेंशन क्या है, पुलिंग फोर्स है। पुल कितने को कर रही है, ये T1 किसको पुल कर रही है M1 को, जो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन में कौन सा T1 है ये, इससे बैक साइड का मास कितना हो गया M1, या 2 T2 है ना, एक्सेलरेशन की डायरेक्शन में कौन है ये, इसके पीछे का टोटल मास क्या हो गया M1 प्लस M2। यहां नेट फोर्स क्या है F, पीछे का मास क्या हो गया M1 प्लस M2 प्लस M3। अब देखो अगर कई सारे मास लगे हों, इन टेंशन का रेशियो पूछ ले तो आप क्या कह सकते हैं, T1 रेशियो T2 रेशियो F या T3 क्या होगा M1 रेशियो M1 प्लस M2 रेशियो M1 प्लस M2 प्लस M3। मान लो आपके पास 5 पार्टिकल हैं, या 3 बॉडीज हैं, या 4 बॉडीज हैं, 3 बॉडीज आर कनेक्टेड टू ईच अदर, मतलब इस तरह से, एंड मास ईच का क्या है सेम है, तो उनकी टेंशन का रेशियो क्या होगा T1 M, T2 2M, T3 3M और T4 4M। तो क्या हो गया 1 रेशियो 2 रेशियो 3 रेशियो 4 हो जाएगा। मेरी बात क्लियर? मान लो 1 kg 3 kg 5 kg के मास जुड़े हैं, 1 kg 3 kg 5 kg, टेंशन क्या होगा 1, T1 क्या है 1 kg का, T2 क्या है 1 प्लस 3 का मतलब 4 का, और T3 क्या है 1 प्लस 3 प्लस 5 का मतलब 9 का। तो क्या आ गया 1 रेशियो 4 रेशियो 9 आ जाएगा। मेरी बात क्लियर? नेक्स्ट देखिए, मान लीजिए आपके पास ऐसे कोई स्ट्रिंग आ जाती है, राइट, ये एक स्ट्रिंग है आपके पास और उसने कहा है कि ये स्ट्रिंग कनेक्टेड है किसी बॉडी के साथ और इसको आप किसी फोर्स से पुल कर रहे हैं। उस केस में अगर हमें पूछा जाए कि इसका एक्सेलरेशन क्या होगा, आपके पास ये एक मास है M, ये एक स्ट्रिंग से जुड़ा हुआ है और इस स्ट्रिंग का मास क्या है ms और इसको पुल कर रहे हैं F से। स्ट्रिंग की लेंथ L है, इस पर कोई पॉइंट दिए हैं आपको, ये पॉइंट दिया है P, ये पॉइंट है Q और ये डिस्टेंस है x। फाइंड द टेंशन एट P एंड टेंशन एट Q, आपको ये दो बताने हैं। क्लियर?
आपको पता है टोटल मास को F खींच रहा है और एक्सेलरेशन क्या हो गया, टेंशन यहां भी थी, वो एक दूसरे को कैंसिल कर रही थी। तो अब क्लियर दिख सकता है आपको कि F इक्वल टू क्या होगा, टोटल मास इनटू एक्सेलरेशन होगा। कोई कंफ्यूजन किसी को? क्योंकि ये कितनों को पुल कर रहा है, m प्लस इस पूरे मास, कंप्लीट मास को पुल कर रहा है। यहां भी जो टेंशन होंगी वो पेयर होगा कैंसल टू ईच अदर। क्लियर? इन दिस केस द फोर्स F, पुलिंग फोर्स F is pulled the both mass m and ms. The net force F is equal to total mass into acceleration. The acceleration of system will be A equal to F by m plus ms. Clear? कोई confusion? Next देखिए, tension at point P. The tension at point P pulled only capital M mass. Then TP equal to क्या हो गया, ma हो जाएगा। और एम ए को आप लिख सकते हैं एम एफ बाई एम प्लस, और क्यू पर जो है वो क्या होगा, क्यू पर होगा एम प्लस एम डैश इंटू ए। एम डैश क्या है, मास ऑफ एक्स लेंथ। एम डैश क्या है, मास ऑफ एक्स लेंथ स्ट्रिंग। क्लियर? इसके लिए देखिए, मास ऑफ एल लेंथ क्या है, ms। तो मास ऑफ यूनिट लेंथ क्या है, तो मास ऑफ एक्स लेंथ क्या हो गया, m डैश इक्वल टू एम एस एक्स बाय एल। आपने क्या पता करना था, आपने पता करना था इस पॉइंट पर टेंशन। तो उसके लिए आप क्या लिख सकते हैं, आपने अभी लिखा ना, क्या लिखा, T इक्वल टू टी क्यू इक्वल टू एम प्लस एम डैश, मतलब एम एस एक्स बाय एल इंटू ए क्या है, फोर्स बाय टोटल मास। कोई कंफ्यूजन? क्लियर? आप कर सकते हैं। इस तरह से आपके पास ये पुलिंग फोर्स की कहानी आ गई। ओके, ऐसे ही अगर आपके पास कोई बॉडी को पुश करने वाले फोर्स की बात करें, मान लीजिए आपके पास ये 3 ब्लॉक दिए हुए हैं, 3 blocks are in contact with each other. कैसे हैं, ये रहे। मान लो कोई ब्लॉक था M, ये कोई दूसरा ब्लॉक है, ये कोई तीसरा ब्लॉक है आपके पास। मास क्या है, M1, M2, A, B, C, और इस पर फोर्स लग रहा है क्या, देन फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ ईच ब्लॉक, एक्सेलरेशन ऑफ ईच ब्लॉक एंड फोर्स एक्सर्टेड बाय A ऑन B एंड B ऑन C। मेरी बात क्लियर? सबसे पहले हम फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे। नीचे को क्या लगा, ऊपर को नॉर्मल लग रहा है N1, नीचे को क्या लगा, M2G, ऊपर को नॉर्मल लग रहा है क्या, N2, नीचे को क्या लगा, ऊपर को नॉर्मल लग रहा है। एक फोर्स यहां लगेगा, ये भी कांटेक्ट है, ए बी पर लगाएगा, बी ए पर। एक फोर्स यहां लगेगा ए बी पर और बी। हम फ्री बॉडी डायग्राम बनाकर अलग अलग इक्वेशन लिखकर निकालना चाहें निकाल सकते हैं। जैसे हमने पीछे क्वेश्चन किया था ठीक उसी तरह से हम इसे भी डिफाइन कर सकते हैं। कैसे? अगर मैं फर्स्ट ब्लॉक के लिए देखूं, N1 इक्वल टू M1G, बॉडी की कोई मोशन नहीं है, हर बॉडी इधर को A एक्सेलरेशन से एक्सेलरेट हो रही है। देन आप कह सकते हैं फर्स्ट के लिए क्या लिखेंगे, M1A इक्वल टू एक्सेलरेशन की डायरेक्शन में F और एक्सेलरेशन के अपोजिट क्या है, F1। ऐसे यहां से आप लिख सकते हैं N2 इक्वल टू M2G, नेट फोर्स क्या लिखेंगे, मास इनटू एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन की डायरेक्शन में F1, एक्सेलरेशन के अपोजिट F2, तो F1 माइनस F2। नेक्स्ट देखिए N3 इक्वल टू M3G, तो यहां से आप लिखोगे M3A इक्वल टू एक्सेलरेशन की डायरेक्शन में क्या है, F2। अगर हम इन तीनों को ऐड करते हैं,
F1 कैंसिल टू F1, F2 कैंसिल टू F2, तो M1 प्लस M2 प्लस M3 A इक्वल टू क्या हो गया F। आप A इक्वल टू लिख सकते हैं F बाय, मेरी बात क्लियर। यहां से देखिए F2 को क्या लिखते हैं अपन, F2 को M3A लिखते हैं, मतलब M3F बाय क्या लिखोगे M1 प्लस M2 प्लस M3, ये आपके पास क्या आ जाएगा, ये आपके पास F2 आ जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट देखिए, अगर मैं इन दोनों को ऐड कर देता हूं, F2 F2 कैंसिल हो जाएगा, F1 को क्या लिखेंगे M2 प्लस M3A, और A की जगह क्या लिखोगे M बाय M1 प्लस M2 प्लस M3 हो जाएगा। मेरी बात क्लियर। तो ये आपके पास क्या हो जाएंगे, इनके रिजल्ट हो जाएंगे। अगर हम सीधा चेक करें, आपको पता है पूरे सिस्टम पर पुशिंग फोर्स कौन है, F। ये कैंसिल टू ईच अदर, कैंसिल टू ईच अदर, तो नेट फोर्स को क्या लिख सकते हैं, नेट मास M1 प्लस M2 प्लस M3 इंटू A, तो A इक्वल टू F बाई M1 प्लस M2 प्लस M3। या पुश कौन कर रहा है, F, पूरे सिस्टम को। या पुशिंग देखना है, एक्सेलरेशन की डायरेक्शन वाला देखेंगे। ये देखिए F1 किसको पुश कर रहा है, इसको तो नहीं कर रहा, छोड़ दो, पुश इन दोनों को कर रहा है, M1 M2 और M3। तो F1 क्या हो गया M2 प्लस M3A, A की जगह उसकी वैल्यू आ जाएगी। F2 देखिए इसको पुश कर रहा है अकेले को, M3 को, तो F2 इक्वल टू क्या लिख सकते हैं M3। अगर इनका रेशियो पूछे कोई आपसे, F रेशियो F1 रेशियो F2, F किसको पुश करता है, तीनों को, मतलब M1 प्लस M2 प्लस F1 किसको पुश करता है, M2 और M3 को, और F2 किसको पुश करता है, केवल M3 को पुश करता है। ये इनका क्या आ जाएगा, रेशियो आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखिए, ऐसे मान लीजिए आपके पास कोई पुली है और यहां दो मास है आपके पास, M1 और M2। ओके, अब इन मासेस के लिए अगर हम बात करें, इसके एक्सेलरेशन की बात करें सिस्टम की, तो आप फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। ये नीचे को M1G है, इधर क्या है M2G। मान लीजिए M1 ग्रेटर देन है किससे, M2 से, यहाँ पर टेंशन T होगी, यहाँ भी T है, इधर भी टेंशन T है, इधर भी T। हमारे पास तीन जगह फ्री बॉडी डायग्राम बन रहे हैं। एक फ्री बॉडी डायग्राम ये बन रहा है, एक फ्री बॉडी डायग्राम M2 का बन रहा है, और एक पुली के लिए बन रहा है। अगर मास M1 ग्रेटर देन M2 है तो डेफिनेटली ये एक्सेलरेट होगा नीचे को, ये एक्सेलरेट होगा ऊपर को। लेकिन इस पुली के लिए देखें, डाउनवर्ड दो फोर्स है, ऊपर को कोई फोर्स नहीं, इसका मतलब ये हिंज इस पुली पर एक फोर्स लगाएगा, जिसे अपन क्या कहेंगे, थ्रस्ट फोर्स कहेंगे। अब अगर मैं यहां से अलग अलग इक्वेशन लिखूं तो दो इक्वेशन लिख सकता हूं। क्या लिख सकता हूं, M1A इक्वल टू एक्सेलरेशन की डायरेक्शन में फोर्स क्या था, M1G, माइनस उसके अपोजिट क्या था, एक्सेलरेशन के अपोजिट T था। मैं यहां से इक्वेशन लिखूंगा तो क्या लिखूंगा, M2A इक्वल टू एक्सेलरेशन की डायरेक्शन में फोर्स क्या है, T माइनस M2G। अगर हम इन दोनों को ऐड कर देते हैं, T से T कैंसिल हो जाएगा, तो M1 प्लस M2A इक्वल टू M1 माइनस M2G। तो एक्सेलरेशन क्या होगी, ये आपके पास क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन हो जाएगा किसका, ब्लॉक्स का। ओके, नेक्स्ट देखिए, एक्सेलरेशन के बाद अगर मैं यहां देखूं, टेंशन की बात करूं किसी एक इक्वेशन से, तो मैं दो नंबर से देख सकता हूं। T इक्वल टू क्या होगा, M2A प्लस G होगा, ये इधर आएगा तो ऐड हो जाएगा, M2 कॉमन आया, A प्लस G, तो टेंशन T क्या हो गया, M2A क्या था, M1 माइनस M2 बाय M1 प्लस M2G, और प्लस G आप कॉमन निकाल लोगे तो T की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास, M1 माइनस M2 प्लस M1 प्लस M2
बाय m1 प्लस m2 इंटू जी, m2 से m2 कैंसिल हो गया तो t इक्वल टू क्या है 2m1 m2 बाय m1 प्लस m2 इंटू, ये आपके पास टेंशन हो जाएगी। मेरी बात क्लियर? अब पुली की बात करें, पुली पर अपवर्ड फोर्स F थ्रस्ट लग रहा है, डाउनवर्ड फोर्स T2T है, तो आप लिख सकते हैं जितना फोर्स अपवर्ड होगा उतना ही क्या होगा डाउनवर्ड होगा। तो आप कह सकते हैं F थ्रस्ट इक्वल टू क्या होगा 2T होगा। तो इसका मतलब F थ्रस्ट इक्वल टू आप लिख सकते हैं 4m1 m2 बाय m1 प्लस m2 इंटू जी। इसे आउटवुड मशीन के नाम से भी जानते हैं। इस टाइप से आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, आपको m1 m2 की वैल्यू दे करके पूछ सकता है, या फिर आपको उसका अलग से इनका रिलेशन पूछ सकता है ए की वैल्यू दे करके, या आपसे थ्रस्ट पूछ सकता है क्या होगा। इस टाइप के क्वेश्चंस आपसे यहाँ पूछ सकता है। ओके, नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट, अगर इसी को हम किसी लिफ्ट में रख दें, मान लीजिए ये किसी लिफ्ट में रखा हुआ है, ये पूरा सिस्टम किसी लिफ्ट के अंदर है, उस केस में क्या होगा? अगर हम इस पूरे सिस्टम को लिफ्ट में रख देते हैं, देन एक्सेलरेशन पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, उसके लिए देखिए। मान लीजिए ये आपके पास इसमें यहां एक पुली लगी हुई थी, उस केस में यहां पर मास लगे हुए थे m1 और ये m2 था, और ये लिफ्ट खुद a0 एक्सेलरेशन से अपवर्ड थी। जब a0 से होगी तो इसका वेट क्या हो जाएगा? इसका वेट हो जाएगा m1g प्लस a0 हो जाएगा। यहां वेट क्या हो जाएगा? m2g प्लस, यहां पर टेंशन T होगी, इधर भी टेंशन क्या रहेगी? T रहेगी। तो सब सेम कहानी सेम रहेगी, यहां पर थ्रस्ट रहेगा, लेकिन mg की जगह पर आपके पास क्या आ जाएगा? g प्लस a आ जाएगा। अगर लिफ्ट ऊपर को जा रही है g प्लस a होगा, डाउनवर्ड मूव कर रही है तो g माइनस a होगा। एक चीज और ध्यान दीजिए, कई बार ऐसा भी होता है लिफ्ट इज मूविंग अपवर्ड विद एन रिटार्डेशन। इसका मतलब लिफ्ट मूव तो ऊपर कर रही है, रिटार्डेशन है, तो एक्सेलरेशन ऊपर नहीं होगा, किधर होगा? नीचे। तो जब ऊपर की ओर है तो एक्सेलरेशन ब्लॉक का क्या आ जाएगा? इसके रेस्पेक्ट क्या आ जाएगा? a इक्वल टू ये लिखेंगे m1 माइनस m2 बाय m1 प्लस m2 इंटू जी ना होकर g की जगह प्लस a0 होगा। अगर नीचे को एक्सेलरेशन हुआ तो माइनस a0 हो जाएगा। ओके, इसी तरह मैं टेंशन की बात करूं तो क्या हो गया? 2m1 m2 बाय m1 प्लस m2 क्या हो जाएगा? g प्लस a0। और ऐसे थ्रस्ट की बात करें तो क्या हो जाएगा? 2t, मतलब 4m1 m2 बाय m1 प्लस m2 इंटू जी प्लस a0 हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखिए। पुली के बाद कुछ इस तरह से अगर दो ब्लॉक रखे हों, मान लीजिए ये ब्लॉक m1 मास्क, ये ब्लॉक m2, वही सेम आपसे पूछ सकता है एक्सेलरेशन क्या होगा, टेंशन क्या होगी, थ्रस्ट क्या होगा। हम इनका फ्री बॉडी डायग्राम लेंगे। नीचे की डायरेक्शन में हमारे पास फोर्स क्या रहेगा? m1g रहेगा। ओके, ये फोर्स आपके पास क्या है? m1g, और अपवर्ड क्या है? नॉर्मल डायरेक्शन n1। ये टेंशन T है, ये भी टेंशन T है, ये भी T है, और ये क्या है? m2। आपको पता है ये नीचे की ओर एक्सेलरेट होगा, ये इस डायरेक्शन में एक्सेलरेट होगा, तो उस केस में हम क्या लिख सकते हैं? यहाँ से m2a इक्वल टू m2g माइनस टी, और यहाँ से क्या लिख सकते हैं? m1a इक्वल टू टी। इन दोनों को ऐड कर देते हैं तो m1 प्लस m2 इक्वल टू क्या आ गया? m2g आ जाएगा। तो एक्सेलरेशन क्या आ गया आपके पास? m2 बाय m1 प्लस m2 इंटू जी। तो टेंशन क्या हो जाएगी? टेंशन T आप क्या लिख सकते हैं? m1a लिख सकते हैं ना। तो T इक्वल टू m1a आपके पास क्या आ गया? m1 सॉरी m1a m1 m2g बाय m1 प्लस m।
नेक्स्ट देखिए, अगर पुली पर थ्रस्ट की बात करता है, पुली पर नेट फोर्स इधर को क्या लगे, ये 2√2T लगे, तो इसके जस्ट अपोजिट इस पर थ्रस्ट लगेगा F थ्रस्ट। तो आप लिख सकते हैं F थ्रस्ट इक्वल टू क्या हो जाएगा आपके पास √2T। तो F थ्रस्ट इक्वल टू क्या होगा √2m1 m2 बाय m1 प्लस m2 इंटू G हो जाएगा। मेरी बात क्लियर। नेक्स्ट इसी तरह से आपसे पूछ सकता है, मान लो इनक्लाइंड प्लेन की बात कर ले, तो इनक्लाइंड प्लेन के लिए क्या होगा, देखिए आपके पास इनक्लाइंड प्लेन दिया है कोई, उस इनक्लाइंड प्लेन पर कोई बॉडी दे दी जाए इस तरह से, ये इनक्लाइंड प्लेन है, ये पुली लगी हुई है, ये कोई ब्लॉक है आपके पास m1 मास का, ये आपके पास m2 ब्लॉक है m2 मास का, ये एंगल आपके पास थीटा है। मान लो ये इधर एक्सेलरेट हो रहा है, तो ये डेफिनेटली किधर जाएगा, अपवर्ड डायरेक्शन। जब आप इसकी मोशन का एनालिसिस करेंगे तो आपको क्लियर दिख रहा है कि मोशन अलोंग द इंक्लाइंड प्लेन होगी, अलोंग द इंक्लाइंड प्लेन। तो इस केस में हम फोर्स को रिजॉल्व कर सकते हैं। वी कैन द रिजॉल्व फोर्सेज इनटू टू कंपोनेंट, वन इज अलोंग द डायरेक्शन ऑफ मोशन एंड सेकंड इज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन। पहले अपन फ्री बॉडी डायग्राम देखते हैं। m1G लगेगा, इस पर नॉर्मल डायरेक्शन n लगेगी, इधर को टेंशन T हो, यहाँ टेंशन T है, यहाँ T है, डाउनवर्ड क्या है m2G। ये एंगल थीटा, ये 90 माइनस थीटा, तो ये वापस थीटा है। टेंशन अलोंग द लाइन ऑफ मोशन है, नॉर्मल परपेंडिकुलर टू द लाइन ऑफ मोशन है। m1G ना तो अलोंग है ना ही परपेंडिकुलर है, तो इसको आप ब्रेक कर देंगे। ये आपके पास क्या आएगा m1G cos थीटा, और ये आपके पास क्या आएगा m1G sin थीटा। आप मोशन की इक्वेशन लिखेंगे, पहले लिखेंगे फोर्स एक्सर्टेड बाय इंक्लाइंड प्लेन ऑन ब्लॉक, ब्लॉक पर कितना फोर्स लगेगा, N इक्वल टू m1G cos थीटा लगेगा। ओके, अब अगर अपन मोशन की बात करेंगे तो आप लिख सकते हैं m1A इक्वल टू m1G sin थीटा माइनस टी, और यहां से देखिए आप लिख सकते हैं m2A इक्वल टू T माइनस m2G। हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो m1 प्लस m2A, टेंशन से टेंशन कैंसिल हो गया, इक्वल टू m1 sin थीटा माइनस m2 इंटू G। तो A इक्वल टू क्या हो गया m1 sin थीटा माइनस m2 बाय m1 प्लस m2 इंटू G। ये आपके पास क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन हो जाएगा, किसका, ब्लॉक का। अब टेंशन देखनी है तो किसी एक से देख लीजिए, 2 नंबर से देखिए, टेंशन को क्या लिखेंगे आप m2G प्लस A। अब आप A की वैल्यू पुट करते हैं तो फाइनली आपके पास ये रिजल्ट आ जाएगा m1 m2 बाय m1 प्लस m2 1 प्लस साइन थीटा इंटू, ये आपके पास क्या हो जाएगी, टेंशन की वैल्यू हो जाएगी। कोई कंफ्यूजन? नेक्स्ट देखिए, अगर आपके पास दोनों तरफ इंक्लाइन हो, अगर ये प्लेन दोनों तरफ इंक्लाइंड हो, उस केस में क्या रिजल्ट बनेगा, एक ऐसा एग्जांपल भी देख लीजिए। मान लीजिए आपके पास ये दोनों और इंक्लाइंड है, ओके, उस केस में क्या करेंगे हम, ये है आपके पास इंक्लाइंड ऑन बोथ साइड्स। वन साइड एंगल क्या है अल्फा और अनदर साइड एंगल क्या है बीटा। उस केस में ये आपके पास पुली लगी हुई है, एक ब्लॉक इधर है m1 और दूसरा ब्लॉक इधर है क्या m2, ओके। उस केस में क्या होगा, इस पर क्या फोर्स लगेगा, नीचे को m1G, इधर फोर्स क्या लगेगा m2G। इस डायरेक्शन में नॉर्मल क्या लगेगी आपके पास n1 और ये एंगल क्या होगा अल्फा, और इस डायरेक्शन में फोर्स क्या होगा n2 और ये एंगल क्या होगा बीटा। इस पर टेंशन T होगा। आप किसी एक की मोशन देखें, नीचे को है तो डेफिनेटली दूसरे की मोशन क्या होगी, अपवर्ड। आप जब इसको ब्रेक करेंगे, ये आपके पास m1G cos अल्फा होगा, ये आपके पास m1G sin अल्फा होगा, ये आपके पास m2G cos बीटा होगा,
और ये आपके पास m2g साइन बीटा हो। आप इक्वेशंस लिख लेंगे, इसके लिए क्या लिखोगे, m1a इक्वल टू m1g साइन अल्फा माइनस टी, और इसके लिए क्या लिखोगे, m2a इक्वल टू टी माइनस m2g साइन बीटा। तो a की वैल्यू आपके पास क्या आएगी, m1 साइन अल्फा माइनस m2 साइन बीटा बाय m1 प्लस m2 इंटू, मेरी बात क्लियर। ऐसे ही अगर मैं बात करूं, अगर मैं नेक्स्ट टेंशन की बात करूं, ऐसे ही हमारे पास टेंशन आ जाएगी और जिसका रिजल्ट क्या आएगा, m1 m2 बाय m1 प्लस m2 इंटू साइन अल्फा प्लस साइन बीटा इंटू जी। क्लियर। तो आज के लिए हम इतना ही करेंगे। आप घर से इसके क्वेश्चंस हैं जो एक्सरसाइज फर्स्ट है आपके थ्योरी के अंदर ही दी हुई है, आप उसे कर लेना। और इसके अलावा कांस्टेंट मोशन स्टार्ट होती है, उससे पहले तक के जितने भी सॉल्व्ड एग्जांपल है वो भी आप कर लेना। कोई डाउट हो तो आप डाउट काउंटर पर पूछ सकते हैं। ओके क्लियर। बाकी इसकी जो एक्सरसाइज है उसमें मैं बात करूं तो फर्स्ट एक्सरसाइज के अंदर फर्स्ट टू 35 क्वेश्चन है। फर्स्ट टू 35 क्वेश्चन जितने हो जाए करना, हम कोशिश करें कल डिस्कस करने की। और सेकंड स्टेज के अंदर फर्स्ट टू 17 नंबर तक क्वेश्चन, फर्स्ट टू 17 नंबर सेकंड स्टेज में। ये फर्स्ट स्टेज है, ये सेकंड स्टेज की क्वेश्चन है। और थर्ड स्टेज के अंदर आप क्या करोगे, सेकंड ही स्टेज के अंदर आप 42 से लेकर के 42 से 58 तक, सॉरी 60 तक, ये सेकंड स्टेज के क्वेश्चन है। और थर्ड स्टेज में आप क्या करोगे, थर्ड स्टेज में पहले 10 क्वेश्चन, ये क्वेश्चन है आपने कर लेने हैं, जितने भी हो जाए हम इसको कल डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।